मेरा पति हर रात बहाना करके अपनी माँ के कमरे में चला जाता था और जब मैं पूछती थी तो मुझे कहता था मैं अपनी माँ का पैर दबाता हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही अपनी माँ की सेवा करने की आदत है और जब तक मैं सेवा ना करूँ मेरी माँ को नींद नहीं आती है। शुरू शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन अचानक से आधी रात को जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति मेरी सास के कमरे में उनके साथ उनके ही बिस्तर पर हजारों लड़कियों की तरह आज मैं भी शादी की पहली रात सुहागरात मनाने के लिए कमरे में घूंघट डालकर अपने पति का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि यह रिश्ता मेरे मम्मी पापा के पसंद से हुई थी और शादी के पहले तो मैंने अपने पति को देखा भी नहीं था और शादी के वक्त भी मैं लंबे से घूंघट ओढ़ बैठी थी और फिर सारी रस्में मेरे घूंघट ओढ़ कर ही हुई, जिस कारण मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी। मेरा पति मिथिलेश अभी तक कमरे में नहीं आया था। मैं अपने पति से पहली बार मिलने वाली थी, इसलिए मेरे दिमाग में फिल्मों जैसे ख्याल आ रहे थे और जा रहे थे। मैं सोच रही थी पता नहीं वो देखने में कैसे होंगे, उसका रवैया मेरे साथ कैसा होगा। यही सब सोचते सोचते अब रात के 11 बजने वाले थे, लेकिन मेरी आंखों में तो नींद कोसों दूर थी। मैं कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी अपने हाथों में पहने घड़ी की तरफ देखती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा पति अभी तक कमरे में क्यों नहीं आया है। क्या मेरे पति की तरह सब लड़कियां की पति शादी की पहली रात ऐसे ही करते होंगे। गर्मी का मौसम होने के कारण मुझे कमरे में बहुत घुटन हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाकर बैठूं, लेकिन तभी अचानक से मुझे मेरे पास वाले कमरे में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। मैं बाहर उठकर जाने ही वाली थी, अचानक लाइट चली गई। रात के 2 बज रहे थे और अचानक दरवाजा खुला। अंधेरा में बस चेहरा तो ठीक नजर नहीं आ रहा था। मैंने घबराते हुए पूछा, इतनी देर आप बाहर कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। पहली रात अपनी दुल्हन के साथ आप भला ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मिथिलेश कहने लगा। मैं अपनी माँ के कमरे में था और उनके पैरों को दबा रहा था, और शादी से पहले भी मैं हर रात अपनी माँ के पैर दबाता था, क्योंकि मेरी माँ को पैर दबाने की आदत लग गई है और उन्हें बिना पैर दबाए नींद नहीं आती है। अगर मैं उनका पैर नहीं दबाऊं तो वह रात भर इधर उधर टहलने लगती है और उन्हें नींद भी नहीं आती है, जिस कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाए। इसलिए आज शादी की रात भी मैं उनके कमरे में जाकर उनका पैर दबा रहा था। मैंने अपने पति के मुंह से यह सब सुना तो मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर सोचा कि मेरे पति का अपनी माँ के लिए भी तो कोई फर्ज बनता है। और अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए अब हम दोनों चुपचाप से सो गए। समय यूं ही बीत रहा था, लेकिन मैं हैरान इस बात से थी कि मेरे पति का अपने माँ के कमरे में जाना अब रोज का काम बन चुका था। वो शाम होते ही अपने माँ के कमरे में चले जाते और दोनों अंदर से दरवाजा बंद कर लेते थे, और फिर रात के 1 बजे या 2 बजे मेरे पति चुपके से कमरे में आते और मेरे साथ लेट जाते। मुझे अपने पति का यह रवैया थोड़ा हैरत में डाल देने वाला था कि भला मेरे पति इतने देर अपने माँ के पैर क्यों दबाते रहते हैं। एक दिन मैंने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया कि मैं ये रात जानकर रहूंगी कि मेरी सास और मेरे पति देर रात तक अपने कमरे में क्या करते हैं। क्या सचमुच मेरे पति अपनी माँ की सेवा करते हैं या फिर कुछ और बात है। और फिर एक दिन, मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। मेरा कोई भी भाई नहीं था, हम 3 बहनें ही थे। पर मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें थी, जिसका नाम गीता और सीता था। वह मेरी सगी बहनें नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा ने 2 शादियां की थी। मेरे पापा की पहली शादी हुई तो उनकी बीवी उनको 2 बेटियां देकर इस दुनिया से जा चुकी थी। उनका देहांत हो चुका था। पापा को बेटे की ख्वाहिश थी, उनका भी कोई बेटा हो। पहली बीवी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए बेटे की ख्वाहिश ने पापा को दूसरी शादी करने पे मजबूर कर दिया। अब पापा ने दूसरी शादी की और शादी के साथ बाद ही मैंने जन्म लिया। जब मेरी माँ पेट से थी तब मेरे पापा बहुत ही खुश थे और यही कहते रहते थे कि अब ऊपर वाला मुझे बेटा ही देगा। लेकिन उनका चेहरा उस दिन मुरझा गया जब बेटी के जगह पर मैं पैदा हुई। पापा ने इस बात को इतना दिल पे लगा लिया कि वो अब बीमार रहने लगे थे। उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और उनका शरीर का पूरा बायां भाग काम करना बंद कर दिया। अब पापा दिन भर चारपाई पर ही लेटे रहते थे। उन्हें पैरालाइज हो गया था। हम लोग इतने अमीर नहीं थे। मेरे पापा पहले ही किसी तरह करके मेरी 2 बहनों की शादी कर चुके थे। जिस वक्त मेरी बहनों की शादी हुई थी उस वक्त मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे।
और मैं उसमें बहुत ही छोटी थी। लेकिन अब पापा के बीमार पड़ जाने के कारण घर में खाने पीने की बहुत ही दिक्कत हो गई थी। मैं बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि हमें 2 वक्त रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। माँ हर वक्त सोचती रहती और यही कहती, काश मेरा कोई बेटा होता, आज घर का बोझ उठाता। जब हमारे घर में खाने के लाले पड़ने लगे, तब मजबूरन पेट पालने के लिए माँ के लोगों के घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन का काम करना पड़ा। माँ उन लोगों के घरों में उन लोगों के जूठे बर्तन को धोती, उनके घर की साफ सफाई करती, और बदले में जो हमें थोड़ा सा पैसे मिलते थे, उसे किसी तरह से हम तीनों का गुजारा हो रहा था। 10वीं के बाद मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि इससे आगे पढ़ना हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि किताबें खरीदे जा सके। माँ काम पर चली जाती और मैं सारा दिन घर के काम काज करती, और कभी कभी तो माँ मुझे अपने साथ भी काम पर ले जाती। मैंने अपना बचपन इसी तरह कठिनाइयों में गुजारा। वैसे मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत और नाजुक थी। मेरा रंग एकदम दूध के समान उजला था। ऐसे में जब भी कभी मैं अपनी माँ के साथ कहीं बाजार की तरफ चली जाती, तो लोग अक्सर मुझे देखकर मेरी माँ को यही कहते, यह तो आप लोगों की बच्ची लगती ही नहीं है, यह तो कोई बहुत ही अमीर खानदान की लड़की लगती है। अब मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी और मैं आगे और पढ़ना चाहती थी। लेकिन जब घर की हालात और माँ की तरफ देखती, तो बहुत ही दुख होता था कि वह कैसे और कितनी कठिनाइयों के साथ हमारा पेट पाल रही थी। वह किस मुश्किलों से पापा की दवाइयां का खर्चा उठाती। मैं तो कभी कभी रोती और ऊपर वाले से प्रार्थना करती कि हे भगवान, और हमें कितना दुख दोगे, हमें कैसे जिंदगी दी है, मेरी माँ का क्या नसीब लिखा है। लेकिन ऊपर वाले को जरा भी तरस नहीं आता मेरी माँ के मुकद्दर को देखते हुए। मैं तो कभी कभी यह भी सोचती थी कि काश ऊपर वाले मुझे लड़का बनाकर भेज देता, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में कुछ सहारा बन जाती। लेकिन खैर, सोचने से तो कुछ नहीं किया जा सकता है, होता वही है जो ऊपर वाले के हाथ में होता है। और आज मैं भी अपनी माँ की तरह ही जिंदगी बिता रही हूँ। मेरी माँ ने किस तरह मुश्किलों में मुझे पाला और पापा का ख्याल रखा, लेकिन सच यह है कि उनकी जिंदगी मुझसे बहुत अच्छी थी। जिस जिंदगी में मैं अब गुजर रही हूँ, कोई उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर आप भी मेरी जिंदगी के बारे में जानेंगे, आप यही कहेंगे, क्या ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा नसीब लिख सकता है, मेरी जैसी जिंदगी ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूं। अब जब मेरी उम्र 20 साल की हुई, तब मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे पास नए दहेज देने के लिए पैसे थे और ना ही शादी में खर्च करने के लिए पैसे थे। इसलिए जो भी रिश्ता मुझे देखने के लिए आता था, मैं उसे मना कर देती थी। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसा रिश्ता आया, जिसे देखने और सुनने के बाद मेरी माँ ने झट से हाँ कह दी, और फिर मुझे भी मजबूरन इस शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। माँ ने बताया कि कोई मिथिलेश नाम का लड़का है, जो बहुत ही देखने में सुंदर है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। उसकी 2 बहनें हैं जिसकी शादी हो चुकी है, और अब बस माँ और वो लड़का ही अपने घर में अकेले हैं। काश तुम्हारी शादी उस घर में हो जाए, क्योंकि परिवार भी बहुत छोटा है और लड़का कमाता भी अच्छा खासा है। मुझे उम्मीद है कि तुम वहां पे बहुत ही खुश रहोगी। लड़के का अपना बिजनेस है, वह तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यह रिश्ता। बाकी तुम बता दो, तुम्हारा ख्याल क्या है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत अब बदलने वाली है। मैं जिस चीज के लिए तरसती थी, वह सब चीज अब मुझे मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा हो तो आपको दुख छू भी नहीं सकता है। मैं भी शादी के लिए हाँ कर दिया, और फिर 2-4 दिन के बाद ही मेरी शादी हो गई। मेरी शादी इसलिए जल्दीबाजी में हो गई, क्योंकि लड़के वाले की कोई भी डिमांड नहीं थी। उन्होंने हम लोगों से कोई भी दहेज नहीं लिया था, और तो और शादी का खर्चा भी उन लोगों ने ही किया था। मेरी माँ तो बहुत ही खुश थी कि शुक्र है दुनिया में आज भी अच्छे इंसान है। और फिर जल्दीबाजी में इसी तरह जैसे तैसे करके मेरी शादी हो गई। मैं उनके घर आ गई। घर बहुत ही खूबसूरत था और 3 मंजिला घर बना हुआ था। मैं तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रही थी कि मेरी शादी इतने बड़े घर में हो गई थी। और फिर शादी की रात जैसे ही मैं कमरे में आई, तो मैंने देखा कि कमरा बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ था। मुझे एक पल के लिए अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा था। मेरी किस्मत भी इस तरह अच्छी हो सकती है। मैं जो हर वक्त ऊपर वाले को कोसती रहती थी, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी है। लेकिन शायद ऊपर वाले को मुझ पे तरस आ गया था और मुझ पर रहम कर लिया। मिथिलेश बहुत अच्छा इंसान थे, और सबसे बड़ी बात यह थी, मेरी सास भी बहुत ही अच्छी थी।
मुझे बहुत ही प्यार करती थी। शादी के पहले दिन है जब घर में आई तो सास ने मुझे मीठे में कुछ बनाने को कहा। मुझे मेरी माँ ने हर चीज बनाना सिखाई थी, इसलिए मैंने खीर बना दी। मेरी सास और मेरे पति ने बहुत तारीफ की, जिसे सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शादी का इतना टाइम हो चुका था, पर आज तक मेरी सास ही मेरा बहुत सारा काम कर देती थी। मेरे कपड़े धोती, कमरे की सफाई करती, खाना बनाती और मैं रानियों की तरह ऐश कर रही थी। मैं बहुत ही खुश थी। पति तो अच्छे मिले ही थे, सास भी बहुत ही अच्छी मिली थी। जितने उन लोगों की तारीफ सुनी थी वह तो बहुत ही कम थी। यह लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात सास की बहुत ही अजीब थी। जब मेरे पति अपनी दुकान चले जाते तो थोड़ी देर बाद मेरी सास भी बिना बताए कहीं चली जाती थी। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका रोज इस तरह से चले जाना देखकर मैं खुद परेशान हो गई थी। आखिर यह कहाँ जाती है? एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रहती है, उसके पास चली जाती हूँ, जरा वक्त अच्छा गुजर जाता। मैंने भी उनकी इस बात पे यकीन कर लिया और अब मैं उनसे कभी कुछ नहीं पूछती थी वह कहाँ जाती थी, क्योंकि शाम को आकर वह सारा काम करती थी। वह मुझे बहुत ही प्यार करती थी और मुझे माँ की कमी महसूस ना होने देती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और फिर एक दिन वह वक्त आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत ही खुश थी, मेरे पति भी बहुत ही खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा, मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी माँ से बढ़कर भी मुझे प्यार करती, मेरा सारा काम करती थी और तो और मुझे रात में खाना खिलाकर, रात में एक गिलास दूध अपने हाथों से पिलाकर ही सोने जाती थी। जब तक मैं दूध नहीं पी लेती थी तब तक मेरी सास मेरे पास ही बैठे रहती थी। अब प्रेग्नेंट हुए मुझे 1 महीना हो चुका था कि अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके बाद जो बात डॉक्टर ने हम लोगों को बताया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। और फिर इन सब के कारण मैं पूरे 10 दिन तक बेड पर पड़ी रही। लेकिन उस वक्त मेरे पति और मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे संभाला और मुझे दिलासा दिया। मेरी सास ने कहा कि अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो और बस अपना ख्याल रखो। मैं अपना ख्याल रखने लगी और 1 हफ्ते बाद ही मैं वापस पहले की तरह जिंदगी में लौट आई। समय से खाना और दवाइयां खाने के कारण अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। नहीं तो बच्चा होने के कारण मेरे अंदर बहुत ही कमजोरी आ गई थी। वक्त इसी तरह गुजरता गया और मैं हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करती कि मेरी गोद फिर से भर जाए। मेरे पति मुझे बहुत ही दिलासा देते थे कि ना उम्मीद ना हो और देखना तुम एक बार फिर दोबारा माँ बनोगी। और आज मेरे पति की बात सच साबित हो चुकी थी। अब मैं फिर से एक बार पेट से हो गई थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। लेकिन फिर अचानक इस बार 2 हफ्ते के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा बच्चा फिर से जन्म लेने से पहले इस दुनिया से चला गया। लेकिन मैं हैरान इस बात से थी कि मेरे पति और मेरी सास के व्यवहार में एक जरा भी बदलाव नहीं आया था। हर सास की तरह मेरी सास उस समय तरह की नहीं थी जो अपनी बहू को ताने देती। अब मैं बहुत ही परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मैं 3-4 बार पेट से हो चुकी थी, लेकिन हर बार मेरा बच्चा 2 हफ्ते 1 महीने के होने के बाद ही खत्म हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैं दिमागी तौर पे बीमार रहने लगी थी। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने मुझे कहा, आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए और हमेशा खुश रहिए। लेकिन मुझे डॉक्टर की बातों का कोई असर नहीं हुआ और अब मैं पागल जैसे हो गई थी। मैं कितना कोशिश करती कि मुझे समझ में आए कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, कि मेरा चार चार बच्चा खराब हो गया, जबकि मैं उस वक्त बहुत ही सावधानियां बरती थी और हमेशा आराम से ही रहती थी। परंतु फिर भी ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो जाता। मेरी सास तो मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। इस दौरान मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए और मेरी माँ अकेले पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। दुनिया खाली खाली लगने लगी थी। ऐसा लगता था जिस तरह मेरी जिंदगी में खुशियां आई थी, उसी तरह अब मेरी खुशियां जिंदगी के साथ निकलते जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा अचानक मोड़ आया जिसने मुझे हिलाकर रख दिया और मेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। वह रात मेरे लिए कयामत की रात से कम नहीं थी। हुआ कुछ यूं कि मेरी सास रोज की तरह मुझे रात में दूध का गिलास पकड़ाकर चली गई। मेरे पति रात में देर से घर आते थे, क्योंकि उनका बिजनेस था और बिजनेस में लेट सवेर हो ही जाती थी। मेरा पति आने के बाद मेरी सास उनका खाना वगैरह खुद ही दिया करती थी।
शादी के पहले दिन से आज के दिन तक यही रिवाज था और आज भी यही हुआ था। दूध पीकर मैं सो गई थी। अचानक आधी रात को मेरी आंखें खुली और मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आई तो मेरा सर चक्कर देने लगा था। फिर मैं किसी तरह किचन में आ गई, पानी पिया और अब मैं जाने ही वाली थी कि अचानक मुझे हंसने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। यह आवाज मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं उनके कमरे के पास जाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और सुनने की कोशिश करने लगी। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे अपनी सास के साथ साथ मेरे पति की भी हंसने की आवाज सुनाई दी। अब मैं उन दोनों की बात को गौर से सुनने लगी तो मैंने सुना कि मेरे पति मेरी सास का नाम लेकर पुकार रहे थे। वो कह रहे थे, अरे नेहा जरा आहिस्ता बोलो नहीं तो अंजलि उठ जाएगी। फिर मेरी सास जिसका नाम नेहा था कहने लगी, वह अभी नहीं उठेगी क्योंकि मैंने उसे नींद की गोली मिलाकर दूध पिलाई है और यह मैं हर रात करती हूँ। वह बिल्कुल नहीं उठेगी। यह कहकर दोनों फिर जोर से हंसने लगे। लेकिन मैं तो यह सुनकर गिरने ही वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं नींद की गोलियां खाती आ रही हूँ। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता था यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे। मैंने उनकी बात सुनने की कोशिश की लेकिन और ज्यादा सुन नहीं पाई। अब मैं अपने कमरे में वापस लौट आई थी और फिर मैं आंखें बंद करके चुपचाप सो गई। अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी और यह मैं इसलिए कर रही थी ताकि इन लोगों को मुझ पर कोई शक ना हो। यह दिन इसी तरह गुजर गया और फिर रात आ गई। मेरी सास मेरे लिए दवाइयां लेकर आई और मुझे कहा, लो इसे खा लो, ताकत की दवाइयां हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने उनका ध्यान बटाकर दवाइयां छुपा ली और उनको महसूस करवाया कि मैंने वह दवाइयां खा ली है। थोड़ी देर बाद ही मेरी सास कमरे से उठकर चली गई और फिर मेरे पति भी जैसे ही घर आए वो भी सीधे मेरी सास के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद से उन लोगों के हंसने की आवाज आने लगी। मैं आहिस्ता से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। आज जो मैंने सुना काश वह मैं कभी ना सुनती। मेरे पति मेरी सास से यह बात कर रहे थे, नेहा मुझे लगता है यह औरत भी बच्चा पैदा ना कर सकेगी। क्या फायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का। तुमसे औलाद नहीं हो सकती थी इसलिए इससे शादी की, लेकिन यह भी अब कभी मां नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूं, मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। नेहा बोली, हाँ मैं तुम्हारी शादी एक और प्यारी लड़की से करवाऊंगा और तुम देखना वह तुम्हें बच्चा अवश्य देगी। फिर मेरे पति बोले, लेकिन इसका क्या करें। तब मेरी सास बोली, ये तो कुछ दिनों में ही ऐसे ही मर जाएगी। तो इस बात पर दोनों हंस पड़े। यह सब सुनने के बाद मेरे तो पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। मैंने तो कभी भी नहीं सोच सकती थी कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही थी वह मेरे पति की पहली बीबी है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे यह सजा मिली। खुद ही पर गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख रही थी। दिल में ख्याल आया कि सुबह मिथिलेश को काम पर जाने के बाद नेहा से एक बार पूछूंगी तो सही कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रोते रोते कब आंखें लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंखें खुली मिथिलेश काम पर जा चुके थे। मैं उठी और सीधा नेहा के कमरे में चली गई। अचानक से नेहा मुझे अपने कमरे में देखकर हैरान हो गई। अब मैं उसके करीब गई और उसका हाथ पकड़कर बैठ गई और उसे कहने लगी कि नेहा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो। मेरी सवाल सुनने के बाद नेहा आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ देखने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे सारी बातों का पता चल चुका है। अब नेहा अपने असली रूप में आ चुकी थी। वह मुझे बोली, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो और हाँ मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए अपने पति की शादी तुम्हारे साथ होने दी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया अगर तुमने बच्चा मेरे पति को दे दिया तो फिर कहीं मेरे पति मुझे छोड़ ना दे और मिथिलेश को कभी दूसरी औरत से औलाद का सुख ना मिले, इसलिए मैं ही तुम्हारे सारे बच्चे को मारती रही और तुम्हें ऐसी ही दवाइयां देती रही जिससे कि अब तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो और अब तुम बहुत जल्द ऊपर पहुंचने वाली हो। मैं दूध में तुमको दवाइयां मिलाकर देती थी, देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। यह सब बात मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैं नेहा को उसके कंधे से पकड़कर झंझोरा और सिर्फ यही बोला, ऊपर वाला इंसाफ करने वाला है, तुमने जो किया उसकी सजा तुम लोग जरूर पाओगे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी पर ऊपर वाला मुझे इंसाफ देगा और तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। मैं वह घर छोड़कर आ गई थी। अब मैं अपने माँ के पास रहने लगी थी और फिर थोड़े दिन के बाद यह खबर आई कि दोनों एक एक्सीडेंट हो गया और वह लोग कहीं जा रहे थे। उनके कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी और फिर उस टक्कर में दोनों ही मर चुके थे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती।
मैंने उनके ऊपर फैसला छोड़कर बहुत ही सही किया था। कुछ दिनों बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब मैं एक अस्पताल में सफाई का काम करने लगी थी, जहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलते और उसी से मैं अपना गुजारा कर रही थी। इसी अस्पताल में एक लड़का जो माली का काम करता था, उसका भी दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उसकी पहली बीवी मर चुकी थी और उससे उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वह मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका नाम प्रीतम था। अब कुछ दिनों में और प्रीतम एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब मैं उसके साथ अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगी थी। मैं उसे अपने दिल की हर बात कहती थी, वह भी मुझे हर बात कहता था। अब यह वक्त गुजरते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी जिंदगी फिर से हसीन हो रही है। और फिर एक दिन प्रीतम ने अपने दिल की बात मुझे कह दी और उसने मुझे प्रपोज किया। मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार उमड़ चुका था। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और फिर हम दोनों ने कोर्ट मैरिज शादी कर ली। प्रीतम का घर उतना बड़ा नहीं था, मात्र 2 कमरे का मकान था, लेकिन वह दिल के बहुत ही अच्छे थे। वो मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। उसने मेरे बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया और आखिरकार फिर से मुझे माँ बनने की खुशी मिल ही गई। कुछ महीनों के बाद हमारे घर में चांद जैसा बेटा का जन्म हुआ और आज मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई थी। लेकिन आज भी मुझे कभी कभी अपने पुराने दिन याद आते हैं तो मेरा दिल उदासी से भर जाता है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।